नमस्कार, स्वागत है आपका 7 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले सुर्खियां। हिसार में रामपाल समर्थकों ने पुलिस पर चलाई गोलियां, कई पुलिसकर्मी जख्मी, पत्रकारों को भी बनाया गया निशाना। गृह मंत्रालय ने तलब की रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 समझौते, एबॉट ने दिलाया यूरेनियम आपूर्ति का भरोसा। प्रधानमंत्री का संयुक्त सत्र में संबोधन। अगले कुछ महीनों में बढ़ सकता है रेल भाड़ा, रेल राज्य मंत्री ने दिए संकेत। पीपीपी मॉडल और विदेशी निवेश पर जोर। बाजार में आया किसान विकास पत्र, 8 साल 4 महीने में पैसे होंगे दोगुने। वित्त मंत्री ने कहा चिटफंड कंपनियों से बच सकेंगे छोटे निवेशक। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मध्यावधि चुनाव की आशंका को किया खारिज। कहा शिवसेना से गठबंधन पर बातचीत जारी, शिवसेना का इनकार। और अब पहली खबर। हरियाणा से आज खबर है। हरियाणा के हिसार में संत रामपाल को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर उनके समर्थकों ने गोलियां चलाईं। पुलिस ने भी रामपाल समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े और इस दौरान मीडिया को भी निशाना बनाया गया। गृह मंत्रालय ने हालांकि मामले में रिपोर्ट तलब की है। हरियाणा के हिसार में संत रामपाल के समर्थक उस वक्त हिंसा पर उतर आए जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची। पुलिस के मुताबिक रामपाल समर्थकों ने सतलोक आश्रम के अंदर से गोलियां चलाईं, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। रामपाल 100% डेफिनेटली आश्रम के अंदर है और उसे वहीं से निकालेंगे। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कंटिन्यू रहेगा। आज समाप्त होता है, कल समाप्त होता है, मैं कोई समय सीमा नहीं देना चाहूंगा, लेकिन समाप्त तभी होगा जब अभियुक्त रामपाल को हम गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर देंगे। इस हिंसा से मीडिया कर्मी भी नहीं बच सके। हरियाणा की विपक्षी पार्टियों के साथ साथ मीडिया संगठनों ने भी घटना की निंदा की है। पत्रकारों पे हमला हुआ है, वो निंदनीय है, क्योंकि पत्रकार तो किसी पक्ष के नहीं होते। जो पिछले इतने दिनों से हो रहा था कि गंभीरता से ये लेना चाहिए था और इसका समाधान निकालना चाहिए था। समाधान निकल सकता था इसका। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी खासतौर पे हरियाणा की पूरी व्यवस्था पे एक टिप्पणी है और पूरे प्रदेश का पुलिस प्रशासन एक व्यक्ति को कोर्ट के सामने हाजिर नहीं कर सकता। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि मीडिया ने अपने कर्तव्य से हट के कुछ भी किया हो। ये मीडिया का कर्तव्य था कि जब इतना टेंस माहौल है तो स्टेट एजेंसीज क्या कर रही हैं, वहाँ के जो तथाकथित भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं, ये दिखाना मीडिया का सबसे बड़ा कर्तव्य था। मीडिया वो कर रही थी और हम ये कह सकते हैं कि न केवल अनप्रोवोक्ड अटैक था मीडिया पे, बल्कि प्री मेडिटेटेड था। ये पहले से तय करके किया गया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने संत रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है। पुलिस को अदालत ने आदेश दिए हैं कि वो संत रामपाल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करे, लेकिन गिरफ्तारी का विरोध कर रहे रामपाल समर्थक सतलोक आश्रम के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाकर बैठे हुए हैं। युवा समर्थकों ने हेलमेट पहन रखा है और उनके हाथों में लाठियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हिसार में जो कुछ भी हो रहा है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जनसत्ता के संपादक ओम थानवी साहब। स्वागत है आपका ओम थानवी जी। क्या हम ये कह सकते हैं हिसार की घटना को देखते हुए कि बीजेपी की जो हरियाणा की सरकार है अपने पहले ही इम्तिहान में फेल हो गई? निश्चय ये बुरी तरह से, मेरे ख्याल में न सिर्फ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की, बल्कि मैं तो मानूंगा कि इसके छींटे दिल्ली तक आते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो मुख्यमंत्री चुना गया है वो मुख्यमंत्री भाजपा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री की रजामंदी से उनका बल्कि प्रतिनिधि माना जाता है। और प्रधानमंत्री ने खुद कई बार अपने भाषणों में कहा कि अगर हमारी सरकार होगी और हमारे जनप्रतिनिधि होंगे तो हम अपनी नीतियां अपने और जनता के सरोकार से जुड़े रहेंगे और अपनी नीतियां तेजी से लागू करवा पाएंगे और हमारा जो संबंध है और हमारे जो काम करने का तरीका है वो जल्दी से फलीभूत होगा। निश्चय ही, लेकिन आप ये देखिए कि इस सारे हादसे में अब तक एक दफा भी
किसी भी राजनेता ने सत्ताधारी पार्टी के कोई बयान नहीं दिया। विपक्ष का तो काम है, लेकिन वो भी निंदा तो कर सकते हैं। वो निंदा करते इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो धर्म के साथ इस तरह से एकमेव है, और इस चुनाव में खासकर इनका भी समर्थन लिया गया ओबीसी वोट पाने के लिए। ये बहुत चर्चा आम है। और राम रहीम, गुरु राम रहीम, जिनके ऊपर भी बड़े संगीन जो हैं वो मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उनका ओम भी थानवी जी, इस्तेमाल माफ कीजिएगा, आप कह रहे हैं कि वोट लेने के लिए इनका आसरा लिया गया या इनका समर्थन लिया गया और इनके जरिए इनके समर्थकों का समर्थन लिया गया, लेकिन मीडिया ने से क्या दुश्मनी थी? मीडिया पर जिस तरह से हमले किए गए, आज जिस तरह से 6 पत्रकारों को घायल किया गया और खुद पुलिस की लाठियां चली मीडिया पर, ये किस तरह से हुआ? देखिए, और इसके लिए कौन दोषी है? मुझे इसमें साजिश ये नजर आती है कि सरकार में एक तो देरी हो चुकी है। हाँ। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो वही अधिकारी हैं जो पिछली सरकार में थे। उनको ये पता, ये भरोसा तक नहीं है कि हम कब तक अपने पद पर रहेंगे, इसलिए अधिकारियों में और पुलिस कर्मियों के बीच में तो एक तनाव चल रहा है। दूसरा, जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार की, वो तो बिल्कुल गायब है, आपको ये सब पता ही है। अब वो जब बाजी हाथ से निकल चुकी है, बुरी तरह से असला जो है वो आश्रम में पहुंच चुका है, वहां से गोलीबारी हो रही है, तो अब एक फेस सेविंग कोई चीज ढूंढ रहे हैं, आप क्या करें? तो मीडिया पर हमला होता है, वो इसका भी लाभ उठाना चाहते हैं। इसका लाभ की देखिए यहाँ तक हो रहा है। अब कुछ भी कार्रवाई अगर हम करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि हालात यहाँ तक थे। मेरे ख्याल में ये हालात यहाँ तक पहुँचने देने में प्रशासन की, और प्रशासन जो है वो तो हरियाणा की पुलिस पिछले 15 साल से उसका राजनीतिकरण हो चुका है। मैं 10 साल वहाँ पे रहा हूँ। वो ऊपर से अगर इशारा हो तो वो रातों रात, आप देखिए अशोक गहलोत की सरकार जब राजस्थान में थी और मध्य प्रदेश में भाजपा की थी, और आसाराम बापू को रातों रात राजस्थान सरकार की पुलिस जाकर के मध्य प्रदेश से उठा लाई थी। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं, और हम दूसरे राज्यों का उदाहरण क्यों लें? मारुति के वर्कर्स पर जिस तरह से अटैक किया गया, या जिस तरह से पुलिस के लाठीचार्ज में मारुति के वर्कर्स घायल हुए, और इस तेजी से पुलिस ने वहां पर काम किया था, उसको कैसे भूला जा सकता है? आपको राजनीतिक आकाओं का इशारा है। हाँ। विल पावर जो है उसका संदेश अगर हो कि हमें, क्योंकि इसमें सवाल आपकी जरूरत नहीं है। देश में जो कानून व्यवस्था है, अगर देश की अदालत, और ये मामला जो है, ये मामला वो हत्या वाला मामला नहीं है। हत्या का मामले में तो 21 महीने ये व्यक्ति जेल में काट के आ चुका है, 22 महीने जेल में काट चुका है। ये तो कंटेम्प्ट का मामला है। और अब कंटेम्प्ट के ऊपर कितना बड़ा कंटेम्प्ट हो चुका है और कितनी नाक सरकार की कट चुकी है। और सारे देश में संदेश क्या जाता है कि ये एक सरकार जो आई है, जो ये कहना चाह रही है कि अब अच्छे दिन आए, अब काम करने वाले लोग आए, अब मैक्सिमम गवर्नेंस देने वाले लोग आए। और उस वक्त आप एक सर्वोच्च जो उच्च न्यायालय है उसके आदेश का पालन नहीं कर पा रहे, और बार बार न्यायालय जो है वो जैसे आपसे गुजारिश करता है हर बार नया एक वारंट निकालने के बाद कि उसको आप पेश कीजिए। लेकिन इतने सारे 30,000 के करीब, मैंने कहीं पढ़ा कि 30,000 सुरक्षा कर्मी वहां तैनात हैं। 14 सीआरपीएफ की बटालियनें जो हैं वो दिल्ली से भेजी गई हैं। अब तो खून खराबे का माहौल कर दिया पैदा। और खून खराबा जब हो रहा है, उसके बावजूद अभी उस बाबा को नहीं ढूंढा जा सका है, रामपाल को, जिसकी गिरफ्तारी के लिए दरअसल इतना सारा हंगामा चल रहा है। उसकी वजह ये है ना कि देखिए, ये जो राजनीति की बात जो हमने शुरू में की कि बाबा जो है उसकी मदद से ये सरकार जिस ढंग से बनी है, ये प्रचार किया गया कि उनको जाट समुदाय का वोट मत मिले थे, ये बिल्कुल झूठ बात है, वो नहीं मिल सकते हैं। ये सारे मत जो थे, जो गैर जाट मत थे, हिंदू समाज के, दलित समाज के भी उन्होंने कुछ तोड़े, लेकिन ओबीसी के जो मत थे उसमें मत दिलाने में जिन लोगों ने मदद की, उनमें सबसे अधिक मदद इन साधु संतों ने अपने जो, क्योंकि उनके कहने पे उनका आदेश मानते, गोली चलाने को तैयार हैं, तो मत देना तो मामूली बात है। अब ये चीज जाहिर होती है। आप देखिए, जैसे ही अभी चुनाव खत्म हुए, सरकार बनी, 30 विधायक गुरु राम रहीम के पास में मत्था टेकने गए धन्यवाद देने के लिए कि आपकी वजह से हम लोग सत्ता में आए। तो ये जो एक राजनीति और धर्म का जो नेक्सस है, ये एक्सपोज हुआ है। अगर इतना बेहतर कोऑर्डिनेशन है राजनीतिज्ञों और इन बाबाओं में, तो फिर राजनीतिज्ञ कह देते कि भाई तुम जाओ और कोर्ट में सरेंडर कर दो। 42 बार सम्मन हो चुके हैं उस आदमी के खिलाफ और वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं राजनीतिक लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर? देखिए, मैं गुजरात का उदाहरण बीच में लाना नहीं चाहता हूँ। सत्ता जो है वो हमेशा अपराधियों को न केवल संरक्षण दे रही है, बल्कि उनको एक तरीके की प्रतिष्ठा दिला रही है। आप अपराधी की तरह उस व्यक्ति को अगर अदालत में पेश करवा दें तो फिर आपकी क्या खूबी है? आपकी खूबी तभी
तभी है जब आप साबित करें कि जो व्यक्ति हमारे साथ में है वो कानून से बड़ा है। और कई उदाहरणों से इस चीज को साबित किया गया है। और मेरे ख्याल में रामपाल का मामला भी इसी तरह का मामला है। जी, हमारे साथ सिद्धार्थ पांडे जुड़ गए हैं, एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं जो आज यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे हिसार में, और उन्हें काफी चोटें आई हैं। लेकिन सिद्धार्थ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको किसके हमले में चोटें आई, कैसे आप लोगों को निशाना बनाया गया? ये ऐसी बात है जो हमें खुद अभी समझ नहीं आ रही है, हमें और अन्य हमारे जो पत्रकार दोस्त हैं, क्योंकि हर दिन के जैसे हम कई दिन से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमने आज भी जो लास्ट पुलिस बैरियर है जो करीबन 700 मीटर आश्रम से दूर है, वहीं रुके थे हम। हमारी फिर सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात करी, डीजीपी से खुद बात करी, उन्होंने हम सबके नाम नोट डाउन करवाए और फिर हमें अनुमति दी कि आप आइए, लेकिन पुलिस को आपकी सुरक्षा की चिंता है तो पुलिस लाइन के पीछे रहिए आप। इन सब नियमों का हमने पालन किया और जैसे ही हम वहां पहुंचे करीबन 10-12 मिनट हुए, ऑपरेशन चल चुका था ऑलरेडी। हमने जैसे 10-12 मिनट के बाद हमें जब अपना लाइव रिपोर्टिंग वहां से किया, तस्वीरें ली और फोटोज किए, 10-12 मिनट बाद एकदम अचानक से कई पुलिस वालों ने एकदम यू टर्न लिया और हमारी तरफ ही, पत्रकारों की तरफ से उन्होंने लाठी अपनी बरसानी शुरू कर दी। हमारे एक तो कैमरा छीन लिया गया, हमारा कैमरा तोड़ दिया गया। और यही स्थिति अन्य हमारे जो साथी हैं, अन्य चैनलों के या वो प्रिंट पत्रकार हैं, उनके साथ भी ऐसी ही बीती है। तो अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा ये एक्शन क्यों लिया गया, क्योंकि हमने एकदम पूरे नियमों का पालन किया। पुलिस सिद्धार्थ, आप कह रहे हैं आप लोगों ने नियमों का पालन किया, आप लोगों ने पुलिस के पीछे रहकर ये सारी रिपोर्टिंग की, और आप ये भी इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर हमले करने वाले पुलिसकर्मी ही थे। लेकिन क्या ये तमाम घटना होने के बाद आप लोग रिपोर्टिंग फिर से कर पाए, या आप लोग पुलिस के पास गए शिकायत करने के लिए, और क्या इन सब मामलों की सुनवाई हुई? नहीं, हमारा एकदम पहला मेन मकसद उसके बाद था कि अपने जितने भी साथी हैं, भाई बंधु हैं, उनको पहले हम जाके उनकी चिकित्सा कराएं, उनको एटलीस्ट फर्स्ट एड दिलाएं। काफी हमारे ऐसे कॉलीग्स हैं, बाकी पत्रकार हैं जिन्हों बहुत सीरियस इंजरीज हैं। एक हमारे कैमरामैन साथी हैं आज तक के, उनका हाथ तक तोड़ दिया गया है, बाकी लोगों के पास शायद फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो पहले हमने एटलीस्ट उनकी पूरी सुरक्षा का बंदोबस्त किया, पता लगाया वो लोग कहाँ हैं। उसके बाद हमने रिपोर्टिंग की। हालांकि हमारे कैमरे हमसे छीन लिए गए थे, लेकिन तब भी सूत्रों के मुताबिक हम रिपोर्टिंग लगातार करते रहे, क्योंकि ये हमारे लिए न्यूज स्टोरी है और ये बताना बहुत जरूरी है फैक्ट क्या है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, एक तो हम पे हमला किया गया, बल्कि हमारे जो एक तरीके से जो यंत्र हैं, कैमरा हो या हमारे 3G डिवाइस जिसमें सिग्नल भेजते हैं, उन सबको एकदम टारगेट करके लाठियों से पीटा गया, कूटा गया। हमारा ये बहुत ही दुखद है सिद्धार्थ की खुद मीडिया कर्मियों को जो कि जोखिम उठाकर यहाँ पर रिपोर्टिंग करने गए थे, उन्हें पुलिस के हमले का शिकार होना पड़ा। लेकिन मैं इसके आगे की घटना के बारे में जानना चाहती हूँ। दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो ये कि आश्रम में बाबा की मौजूदगी के बारे में पुलिस कुछ फाइनली पता लगा पाई कि नहीं लगा पाई, और दूसरा पॉलिटिकल लोगों का कोई रिएक्शन आया कि नहीं आया, क्योंकि अब तक दिल्ली में बैठ के तो हमें कहीं कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। क्या पॉलिटिकल लोगों ने, वहां के गृह मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से आप लोगों के बचाव में कोई बयान दिया है? इनफैक्ट वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने खुद कहा है कि एक तरीके से वो इंक्वायरी तो करेंगे ही, बट ये मुश्किल होगा, क्योंकि अधिकतर हमने देखा था जितने पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व थे, ये नहीं कि सारे थे बट कुछ जो इन्वॉल्व थे, सबके पास नेम टैग भी जो होता है, जो मैंडेटरी अंडर लॉ है, वो भी नहीं था, तो उनका नाम भी बताना मुश्किल होगा। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अब सारे जो है नेटवर्क देखेंगे क्या क्या फुटेज उनके पास मौजूद है, जिनके कैमरा नहीं छीन लिए गए। लेकिन हमारे कई मित्र हैं अन्य पॉलिटिकल पार्टी में, उन सब ने फोन किया, सबने सबका हाल पूछा है, तो सब एकदम हैरान है कि ऐसा क्यों हुआ कि एक तरफ जहां हमने पूरा नियमों का पालन किया है और पालन करते आए हैं, उसके बावजूद ऐसी घटना हुई। तो इससे लेके बड़ी आई थिंक दुखद बात हो नहीं सकती। और हमने तो खैर अपना ये प्रयास जारी रखा है रिपोर्टिंग का, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि ऐसा हादसा कभी फिर ना हो। सिद्धार्थ, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ और इनके जैसे तमाम पत्रकार जान जोखिम में डालकर वहाँ पर घटना स्थल पर अब भी बने हुए हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो राजनीतिक वर्ग है वो क्या इतना असंवेदनशील हो गया है कि वहाँ पर जो आश्रम के अंदर घटित हो रहा है वो भी उसको नहीं दिखाई दे रहा है, और जो ईमानदार पत्रकार हैं अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं उनकी भी दर्द नहीं देखे जा रहे हैं उन्हें? यही तो बात है, क्योंकि पुलिस को मैं दोष इस मामले में देना उचित नहीं समझता हूँ। उनको आप इशारा कीजिए, वो रात को ऊपर से भी हेलीकॉप्टर से कमांडो कार्रवाई करके उठा सकते हैं, वो सब तरीके जानते हैं। लेकिन ये चीज़ इसलिए कि एक साफ जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए नेताओं में, वो नहीं है। इस वजह से एक और बात हुई है,
आपको एक भी तस्वीर ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें कोई वरिष्ठ अधिकारी वहां पे मौके पे दिखाई देगा। ऐसा नहीं होता है। आमतौर पे जब इस तरह का बलवा हो वहां पे आपको वरिष्ठ अधिकारी भी जो है वो दिखाई देते हैं। यहाँ पे सिर्फ सिपाही हैं और वो बेचारे 7-8 दिन से वहां पर ड्यूटी देते हैं। और अब वहां पर जो है वो पत्रकार ड्यूटी देने के लिए पहुंचे और अब किस तरह से क्या झड़प हुई है, लेकिन अगर उन पर लाठियां चल गई, उनके कैमरे टूट गए, मैं इसके लिए प्रशासन को नहीं बल्कि सीधे सीधे जो राजनीतिक सत्ता है उनमें चूंकि इच्छा शक्ति की कमी है, इस वजह से वो अपराधी को नहीं पकड़ सकते। उनमें इच्छा शक्ति की चूंकि कमी है, इसलिए वो मीडिया का बचाव भी नहीं कर पाते। जी, और वो धार्मिक नेता जो अपने आप को भगवान सरीखे मानने लगते हैं, वो लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक अजीब तरह के भगवान हैं या अपने आप को संत कहते हैं, जो लोगों का उपकार करने के लिए अपने आप को भगवान कहते हैं और संत कहते हैं और करते हैं बिल्कुल उल्टा काम। जी, ऐसा हमेशा होता रहा है। 15 साल पहले, बल्कि आप देखिए सिर्फ एक हमें पार्टी को इसमें नहीं लपेटना चाहिए। हुड्डा के वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी, चौटाला जब उनकी सरकार थी 15 साल पहले, मुझको याद है वहां पर तो जो पुलिस के अधिकारी हैं, किसान आंदोलन के दौरान उनको घेर लिया गया था और घेर करके उनको एक तरीके से उनका हाउस अरेस्ट हो गया था। और चूंकि विल पावर की कमी थी, इस वजह से आंदोलन जो है वो यहाँ तक पहुंचा कि आपके अपने अधिकारी जो हैं उनको उनकी जान के लाले पड़ गए थे। अब जरूरत इस बात की है कि हरियाणा की सरकार विल पावर अपना दिखाए और अपनी तरफ से कोशिश करके इस रामपाल की गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बात करने के लिए। ये थी पहली खबर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जल्द ही यूरेनियम आपूर्ति का भरोसा दिलाया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में दोनों देशों के बीच आज 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के व्यापारियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए अगले साल ऑस्ट्रेलिया में मेक इन इंडिया शो का आयोजन भी किया जाएगा। राजधानी कैनबरा में दोनों देशों के बीच मंगलवार को द्विपक्षीय वार्ता के बाद 5 समझौते हुए। इसमें सामाजिक सुरक्षा के तहत एक दूसरे देश में बसने वाले लोगों को लाभ की समानता, कैदियों की अदला बदली, नशीले पदार्थों के व्यापार पर लगाम लगाने, पर्यटन और कला संस्कृति को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई उद्योगपतियों से भारत में निवेश करने की अपील की। We also agreed on seeking early closure on the civil nuclear agreement, which will give Australia a chance to participate in one of the most secure and safe nuclear energy program in the world. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने संसद में भारत को यूरेनियम आपूर्ति के असैन्य परमाणु समझौते को जल्द अंतिम रूप देने की बात कही। संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को प्रमुखता देता है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खतरे के प्रति भी दुनिया के देशों को आगाह किया। Terrorism is changing in character and expanding in its reach. Internet has made recruitment and call to violence self-generated. It also feeds off money laundering, drug trafficking and arms smuggling. नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यात्रा के अंतिम चरण के तहत कैनबरा के बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर पहुंचे। उनकी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक हुई और बाद में वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे। यहाँ उन्होंने 2015 में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अनावरण किया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम टोनी अबॉट, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर, कपिल देव और वीवीएस लक्ष्मण मौजूद थे। और जब आपने मुझे ऑस्ट्रेलिया का निमंत्रण दिया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि अब 28 साल से कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया नहीं गया है और प्रधानमंत्री अबॉट अभी आए हैं, तो 2 महीनों के बाद जाना ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है क्या, मुझे पूछा जा रहा था। और मैंने सहज जवाब दिया था कि मैं मेरे दोस्त टॉनी की बात को टाल नहीं सकता हूँ। प्रधानमंत्री 10 दिनों के विदेश दौरे के आखिरी चरण में मेलबर्न से फिजी के लिए रवाना हो गए, जहां बुधवार को उनका 1 दिन का आधिकारिक कार्यक्रम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
कांग्रेस इन दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती मना रही है और 2 दिनों की इस जयंती का आज समापन था। देश और दुनिया के तमाम बड़े नेता इस जयंती में मौजूद रहे और आज राहुल गांधी ने भी वही बातें कही जो कल पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कही थी कि नेहरू की विरासत आज ज़्यादा समावेशी है और आज के दिन में ज़्यादा एक तरह से कहें कि मौजूद है। सम्मेलन के दूसरे दिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि पंडित नेहरू ने लोकतांत्रिक राजनीति में विपक्ष को हमेशा अहम स्थान दिया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा राजनीति में इस भाव की कमी नजर आ रही है। डेमोक्रेसी हेल्प्स इन asserting the right to dissent and protects the dignity and self-respect of every human being. Nehru understood deeply that everyone is entitled to their viewpoint. Nehru gave space for his opposition. Even when they were practically non-existent, he reached out to them, spoke to them. दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए सम्मेलन के प्रभारी और पार्टी नेता आनंद शर्मा ने बीजेपी को आमंत्रित नहीं करने के फैसले को जायज ठहराया। मौजूदा सरकार का असहयोग, आलोचना और विरोध जब इतने बड़े नेता दुनिया के भारत की धरती पर हों, निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सम्मेलन का समापन भाषण रखा। Jawaharlal Nehru continues to command such enormous respect and that his ideas continue to remain vibrant 5 decades after he left us. सम्मेलन में मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में नेहरू के विचारों और उनके सिद्धांतों की प्रासंगिकता को आम राय से स्वीकार किया गया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए वो किसी भी मोर्चे का साथ देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो अपने धुर विरोधी वाम मोर्चा के साथ भी जा सकती हैं। ममता बनर्जी जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आई हैं। पंडित नेहरू की 125वीं जयंती पर कांग्रेस की ओर से दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में वाम दलों और बीजेपी विरोधी कई नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शिरकत की। ममता ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए वो वामपंथी पार्टियों का साथ भी दे सकती हैं। वहीं वाम दल ममता के बयान को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ममता जी ही थी जो हाथ पकड़ के बीजेपी को बंगाल में लेकर आए और केवल बीजेपी नहीं, आज कोई भी फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, जैसे बांग्लादेश के भी जो बैंड आउटफिट्स होते हैं, उनको भी तूल देकर ममता जी ने ही सहारा दिया है। इसलिए सेक्युलरिज्म के लिए ममता जी की मंच कतई कोई क्रेडिबल मंच नहीं हो सकती है। उधर बीजेपी ममता के इस बयान को किसी तरह की चुनौती मानने से इनकार कर रही है। पार्टी का कहना है कि मतदाताओं की राय विकास देखकर बनती है। मैं इतना ही चेतावनी देना चाहूंगा ममता बनर्जी को और अन्य पार्टी को कि बंगाल के मुसलमान को आप कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म की लड़ाई में मत डालिए। वहाँ पे आवश्यकता इस समय विकास की है और वो परिवर्तन हुआ नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। दरअसल कांग्रेस के इस आयोजन को धर्मनिरपेक्ष और गैर बीजेपी पार्टियों की लामबंदी की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। पिछले दिनों जनता परिवार की पार्टियों की भी बैठक हुई थी। वहीं वामपंथी दलों ने भी अपनी एकता को और व्यापक बनाने का फैसला किया है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में मध्यावधि चुनाव की एनसीपी की आशंका को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिवसेना से गठबंधन पर बातचीत अब भी जारी है, हालांकि शिवसेना इससे इनकार कर रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में मंगलवार को दिन भर मध्यावधि चुनाव का सवाल घूमता रहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में इसकी आशंका जताई थी। दीर्घकालीन स्थिरतेला मदत करणारी असं दिसत नाही। ही स्थिती जर बिघडली तर शेवटी निवडणुकीला जावं लागेल। मध्यावधि चुनाव की आशंकाओं को खारिज करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मिड टर्म पोल्स होने चाहिए, ऐसा नहीं लगता और इसलिए वो नहीं होंगे। शिवसेना के लिए बातचीत के दरवाजे हमने कभी भी बंद नहीं किए हैं। मैंने ये पहले भी बताया है।
और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बातचीत होगी और इसमें से सकारात्मक कोई न कोई चीज निकलेगी। शरद पवार के बयान का असर शिवसेना में भी दिखा। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी मीडिया में अपनी बात रखी और बीजेपी से बातचीत की खबरों का खंडन किया। अब तक मैंने किसी बात पर विचार नहीं किया है, आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन तब तक मतलब आज तो हमने विरोधी विपक्ष का नेता शिवसेना का है वो और अपना काम अच्छे तरीके। दरअसल 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के 121 विधायक ही हैं, जबकि सामान्य बहुमत के लिए 145 विधायकों का समर्थन चाहिए। फिलहाल एनसीपी उसे बाहर से समर्थन दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जाने से पहले आम आदमी के लिए खास खबर है। अब आप 8.5 साल में अपने पैसे दोगुने कर सकते हैं, यानी 8 साल 4 महीने में अपने पैसे दोगुने कर सकते हैं। सरकार ने किसान विकास पत्र को दोबारा शुरू कर दिया है और इससे छोटे निवेशकों को बचत का बेहतर विकल्प मिल गया है। इसका मकसद पूंजी जुटाने के लिए बचत को बढ़ावा देना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।